मेरा बेटा नीट 2025 में हमारे एग्ज़ाम में एक सवाल आया हुआ था। वो सवाल कुछ ऐसा था, ये हमारे स्क्रीन पे है, ये शायद सेट नंबर 45 का है, क्वेश्चन नंबर 95। आप देख लीजिएगा आपके सेट में सवाल कहाँ था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रेफर्स टू रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी क्या होता है, फिर हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये सवाल हमारे एग्ज़ाम में आया क्यों। अब देखो, रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी बाय नेम इट इज़ क्लियर ना, ध्यान से समझिएगा कि अगर हमारे पास कोई भी एक बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव पे कोई भी प्रोसेस है, कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है, अगर हमको बहुत ज़्यादा इसको स्टडी करना है ना, बहुत डिटेल में स्टडी करना है, तो हम क्या करेंगे कि वो स्टडी मैकेनिज्म को, स्टडीइंग मेथड को हम बहुत छोटे छोटे चंक्स में तोड़ते चले जाएंगे, हम उसको बहुत ज़्यादा रिड्यूस करते चले जाएंगे, इस लेवल पे रिड्यूस करते चले जाएंगे कि हमको केमिस्ट्री और फिजिक्स के लेवल पे बायोलॉजी को समझने की ज़रूरत पड़े। अगर इसका एक एग्जांपल लिखें तो हम लोगों ने डीएनए के स्ट्रक्चर में मॉलिक्यूलर बेसिस में देखा है एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी का इस्तेमाल होता है, हम लोगों ने देखा है स्पेक्ट्रोस्कोपी, हम लोगों ने क्रोमेटोग्राफी वगैरह वाले पर्सपेक्टिव पे देखा है, और केमिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से भी, जैसे मान लीजिए कि अगर प्रोटीन का स्ट्रक्चर है तो हमको एमिनो एसिड लेवल पे चीज़ों को जानना पड़ेगा, हमको कायरल कार्बन को जानना पड़ेगा। तो बेसिकली रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी का मतलब ये है कि बायोलॉजी को समझने के लिए हम उस पर्सपेक्टिव पे चले जाते हैं, इतना टॉपिक को रिड्यूस, इतना टॉपिक को छोटा कर देते हैं कि हमको बायोलॉजी फ्रॉम बेसिक से लेकर के कॉम्प्लेक्स बल्क लेवल पे समझ में आ जाए। ये रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी है, बाय नेम इट इज़ क्लियर। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा जैसे फिजियोलॉजिकल अप्रोच, नहीं, केमिकल अप्रोच, नॉट जस्ट केमिकल अप्रोच, बिहेवियरल अप्रोच, ये तो एकदम नहीं। अच्छा याद रखिएगा, बिहेवियरल अप्रोच के पर्सपेक्टिव पे अगर हम लोग बात करें तो हमारा जो सबसे पहला यूनिट है लिविंग वर्ल्ड, उसमें एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू भी है, हो सकता है उसके पर्सपेक्टिव पे भी सवाल बनने लग जाए कभी ना कभी। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा फिजिको केमिकल अप्रोच टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब ये सवाल बने क्यों, आखिर क्या ज़रूरत थी ऐसे सवाल को बनाने की, ये समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जो एनसीईआरटी है ना हमारी बायोलॉजी की, ये हमारी एनसीईआरटी सैचुरेट हो चुकी है बेटे। सैचुरेट होने का मतलब क्या है कि अब इसके लाइनों से इतने सारे सवाल बन गए हैं, नीट में भी सवाल बन गए हैं, एम्स में भी पहले सवाल आते थे जब होता था, फिर इतने सारे टेस्ट सीरीज ऑल ओवर इंडिया होने लगे हैं कि उन्होंने एक एक लाइन से इतने सारे बुक्स आने लग गए हैं। तो एनसीईआरटी की कोई ऐसी लाइन बची नहीं है जिससे सवाल बने नहीं हैं। तो अब क्या है कि हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम क्वेश्चन पेपर बनाएंगे तो हम एनसीईआरटी का वो पहलू उठाएंगे जहाँ पे लोगों की नज़र नहीं गई है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे हम कंसेप्चुअल सवाल ज़्यादा बना दें। जैसे इस बार हम लोगों ने पेडिग्री में देखा था, इस बार ऐसे ऐसे सवाल आए हुए थे, जैसे पेडिग्री एनालिसिस वाला सवाल था, और भी बहुत सारे ऐसे सवाल थे जिसको सवाल पढ़ने में ही 1 मिनट लग जा रहे थे, यानी कंसेप्चुअल सवाल ज़्यादा बन रहे हैं। क्योंकि ऐसा होगा ही, क्योंकि एनसीईआरटी अब एक अपने पूरेपन में चला गया है, अब खत्म हो गई बात। अब ऐसे ऐसे जगहों से सवाल आएंगे जो हम लोगों ने, जैसे रामदेव मिश्रा वाला सवाल, ये सब अब खत्म हो गया। अब कौन इमेजिन करेगा कि एनसीईआरटी सेल से पहले जो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है इससे भी सवाल आ सकते हैं, और पूरा का पूरा रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी इसमें एक्सप्लेन भी किया गया है। अब देखिए इसको, बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, द डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ देयर फॉर्म एंड अपीयरेंस ओनली ब्रॉट आउट their diversity. It is the cell theory that emphasizes the unity underlying this diversity of forms, that is the cellular organization of all life forms. A description of cell structure and cell growth by division is given in the chapter comprising this unit. Cell theory also created a sense of mystery around the living phenomena, that is physiological and behavioral process. This mystery was the requirement of integrity of cellular organization for living phenomena to be demonstrated or observed. In studying and understanding the physiological and behavioral processes, one take the physico-chemical approach and use cell-free system. याद रखिएगा, to investigate this approach enables us to describe the various processes in molecular terms, जैसा भी हमने आपको बताया. The approach is established by analysis of living tissues of for elements and compounds. It will tell us what types of organic compounds are present in living organism. In the next stage, one can ask the question, what are these compounds doing inside a cell, and in what they carry out the gross physiological processes like digestion, excretion, memory, defense, recognition, etc. In other words, we answer the question, what is the molecular basis of all physiological processes. It can also explain the abnormal processes that occur during the disease condition. This physico-chemical approach to study and understand living organism is called reductionist biology. देखिए,
यहीं पे आ गया साफ सीधी बात, इज नोन एज रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। यही छोटी छोटी चीज़, और वो सिर्फ आपके सेल वाले चैप्टर में नहीं लिखा है, हर कोई डिस्कस कर रहा है कि सेल के स्टार्टिंग में लिखा है। अगर आपने ह्यूमन फिजियोलॉजी भी देखा होगा तो ह्यूमन फिजियोलॉजी के भी इंट्रोडक्टरी यूनिट में भी सबसे आगे लिखा हुआ है, द रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी अप्रोच टू स्टडी लाइफ फॉर्म्स रिजल्टेड इन इंक्रीजिंग यूज ऑफ फिजिको-केमिकल कंसेप्ट्स एंड टेक्निक्स। यही बात है। तो इस बार का जो पेपर है उसने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया। अब से जो पेपर बनेंगे हमको इसी पर्टिकुलर स्टैंडर्ड पे रह करके ही तैयारी करनी है। एनसीईआरटी की कोई भी लाइन अब हम नहीं छोड़ सकते। पेपर बनाने वाले का दिमाग कहाँ तक जा रहा है, हमको वहाँ तक खुद को लेकर के जाना पड़ेगा। अब ये चैलेंज हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए भी, ये चैलेंज हो जाता है एडुकेटर्स के लिए भी कि उनकी थिंकिंग कैपेसिटी किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए कहाँ तक जा रही है। तो बच्चा 2026 हमारे लिए अपने आप में ही एक लड़ाई रहेगी। तब तक के लिए जो हम हमेशा आपसे कहते हैं, ऑल द बेस्ट।